आदित्य की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर चंद्रगुप्ता जी ने तेज आवाज में पूछा, बताओ कहां खो गए? ऐसा क्या चढ़ा कर आए हो कि होश ही नहीं है? आदित्य की मुस्कान गायब हो गई और उसने कहा, नहीं पापा, कुछ भी नहीं चढ़ा है, 100% सोबर हूं। आप चाहो तो ब्रीदिंग टेस्ट करवा लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम थे कहाँ? आदित्य सच नहीं बता सकता था, इसलिए उसने बात छुपाते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल से निकला तो मुझे याद आया कि मेरे पास फोन नहीं है और उसे ढूंढने के लिए मैं वहां गया जहां कल रात को मैं गिरा था, लेकिन वहां पर फोन नहीं दिखा तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गया। वहां मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई और अब यहाँ खड़ा हूँ। और इन सब में बख्शी सर का क्या रोल है? बख्शी सर का नाम सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि ससुर जी को क्या और कितना पता है, इसलिए वो चुप खड़ा रहा। उसे चुपचाप खड़ा देख चंद्रगुप्ता जी ने पूछा, वो तुम्हें नौकरी क्यों देना चाहते हैं? ससुर जी की ये बात सुनकर आदित्य को और भी हैरानी हुई, क्योंकि बख्शी सर के साथ नौकरी जैसी तो कुछ बात थी ही नहीं। आदित्य को यह सोचकर अच्छा लगा कि उसके ससुर जी का ऐसा कहने का मतलब था कि उन्हें हॉस्पिटल की बात नहीं पता है, और किसी को भी इतना नहीं पता हो सकता कि पूरे शहर में वो इकलौता आदित्य नाम का इंसान है जिसने बख्शी सर को जिंदा किया था। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे कुछ नहीं पता और पूछा, क्यों, कुछ हुआ है क्या पापा? हाँ, बख्शी सर का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी पहचान का कोई आदित्य शंकर है जिसे मैं ढूंढूं और जाकर अपनी वाइफ की कंपनी में नौकरी ऑफर करूं। जब मैंने उन्हें बताया कि आदित्य शंकर यानी कि तुम मेरे दामाद हो, तो वो खुशी से फूले न समाये। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी अच्छी पोस्ट पर तुम्हें हाथों हाथ रख लूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए? तुमने बख्शी सर से क्यों बात की? आदित्य ने जल्दी से कुछ सोचा और बात बनाकर कहा, अरे हाँ, याद आया। स्टेशन में मुझे बख्शी सर के सब ऑर्डिनेटर वजीर मिले थे, जिन्होंने मुझसे रास्ता पूछा और मैं उनके साथ चला गया। जब मैं बख्शी सर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैं क्या काम करता हूं, तो मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे जॉब ऑफर कर सकते हैं, और मैंने उनसे हाँ कह दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो आपको ही फोन लगाएंगे। चलिए, अच्छा ही हुआ, घर की बात घर में ही रह गई। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन क्या? लेकिन जिस तरीके से तुमने अपना हुलिया और बिहेवियर बना रखा है, उस तरीके से मेरी वाइफ तुम्हें ज्यादा दिन तक काम पर नहीं रख पाएगी, और तुम उसके नेचर को जानते ही हो। बख्शी सर को शायद तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारी आदतों का पता नहीं चला हो, लेकिन तुम ये जान लो कि तुम जॉब पर तभी टिक पाओगे जब तुम अपने बिहेवियर और इस जंगली लुक को छोड़ोगे। आदित्य 10,000 साल की साधना से लौटा था। वो जानता था कि पैसा कमाना कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन मना करने से पहले उसे आइडिया आया कि मृणाली भी अपनी सौतेली मां शारदा की कंपनी में काम करती है। अगर आदित्य भी उसी ऑफिस में जाएगा तो मृणाली का ध्यान आसानी से रख पाएगा और उसके साथ भी रह पाएगा। ये सोचकर उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, और रही बात इस हुलिये की, तो वो तो मैं कल सुबह ही ठीक कर दूंगा। आदित्य की बात सुनकर चंद्रगुप्ता जी थोड़ी देर चुप रहे। वो सोच रहे थे कि क्या आदित्य अपनी बात पर खरा उतरेगा। फिर उन्होंने उदास मन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में नौकरी देता हूं। कल 11 बजे मृणाली के साथ ऑफिस आकर जॉब ज्वाइन कर लेना। अब मैं चलता हूं, बहुत रात हो गई है। कोशिश करना कि मुझे कंप्लेन सुनने को ना मिले। इतना कहकर चंद्रगुप्ता जी खड़े होकर कमरे से बाहर निकल गए। मृणाली उन्हें गेट तक छोड़कर आई और आदित्य आईने में अपना चेहरा देखने लगा। बड़े घने बाल और दाढ़ी उसके चेहरे पर थी, और वो खुद को नहीं पहचान पा रहा था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत को अंजाम एक अच्छे हुलिया और अच्छे बिहेवियर के साथ देगा। उसने अपने घर में नजर दौड़ाई और देखा कि घर में कुछ ज्यादा सामान नहीं था। दीवारों का नीला रंग छूटने लगा था और पूरे घर में एक रूखापन था। फर्नीचर के नाम पे एक टीवी स्टैंड, एक सोफा सेट और डाइनिंग टेबल थी। टीवी स्टैंड पर एक पुरानी टीवी रखी थी, जिसे मृणाली ने छोटे बाजार से खरीदा था। आदित्य सोफे पर बैठकर टीवी चालू करता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है और उसमें एंकर कहती है, ऐसा चमत्कार दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक आदमी ने दूसरे आदमी को जिंदा कर दिया। लोगों का कहना है कि वो आदमी भगवान से कम नहीं था। घटना गुड़गांव के सिटी हॉस्पिटल की है, जहां पर जनरल रामकृष्ण बख्शी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर एक आदमी आया जिसने अपना नाम आदित्य बताया, और उसने आकर किसी तरह से बख्शी सर को ठीक कर दिया। मौका वारदात पर कोई नहीं था, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। इस मामले में जब बख्शी परिवार से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। लेकिन कौन है ये आदित्य? क्या ये कोई भगवान है या फिर कोई शैतान? जानने के लिए देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आगे कुछ सुनने से पहले आदित्य ने टीवी बंद कर दिया और दीवार पर बने पेंटिंग के निशान देख उसका दिल थोड़ा उदास हो गया। उन जगहों पर 6 पेंटिंग लगी हुई थी, जिसकी कीमत 50 लाख तक थी। आदित्य ने अपनी पिछली जिंदगी में उन सारी पेंटिंग्स को बेचकर सारे पैसे नशे और ऐश में उड़ा दिए थे। कार, पुराना पियानो, लाइब्रेरी की सारी किताबें, मृणाली के घर से मिली उसकी ज्वेलरी और घर का हर सामान आदित्य ने अपनी अय्याशी में उड़ा दिया था। उसका मन अंदर से बहुत उदास हो गया। इस लाइफ में उसका दिल सच में मृणाली को एक अच्छी लाइफ देने के बारे में ही सोच रहा था। उसका मन उसे एक अच्छा घर, कार, फर्नीचर और वो सारी चीजें देने का करता है जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश रखती है, लेकिन आदित्य के डर के कारण बोलती नहीं है। आदित्य इस वक्त एक अच्छा पति बनना चाहता था,
लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मृणाली के दिल में अब उसके लिए प्यार नहीं है, और प्यार का खत्म हो जाना इंसान के मर जाने जैसा ही होता है। उसके सारे एफर्ट की जरूरत जब मृणाली को थी, तब उसने मृणाली को सिर्फ मारा, पीटा और गालियों से ही ट्रीट किया था। अब जब वो इन चीजों को ठीक करना चाहता था, तो इतनी देर हो चुकी थी कि मृणाली के दिल में कोई ख्वाहिश बाकी ही नहीं रही थी। वो आदित्य के गुस्से और नफरत के अंदर खुद को खो चुकी थी। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद गुप्ता फैमिली में उसे किसी का प्यार नहीं मिला। किसी को देखते हुए उसके फादर ने उसकी शादी करवाई थी। मृणाली ने अपने दोस्तों से कहानियां सुनी थी कि अगर वो ससुराल चली जाएगी तो वहां पर उसे वो जिंदगी नसीब होगी जिसके बारे में वो हमेशा सोचती आई है। लेकिन आदित्य से शादी होने के बाद मृणाली के सपने और भी टूट गए। बस अब उसे जीने की उम्मीद ही बची थी। तभी मृणाली कमरे में आई। आदित्य ने उसे प्यार भरी हंसी के साथ देखा। मृणाली के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो आदित्य को वहीं छोड़कर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और आदित्य सोफे पर लेट गया। उधर चंद्रगुप्ता जी गाड़ी चलाते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने सोचा कि इतने सालों के बाद भी मृणाली में समझदारी की कमी है। उसके अंदर अपनी मां की तरह साफ दिल और करुणा है। आदित्य के नशे की लत का पता लगने के बाद उसने कई बार मृणाली से कहा कि वो आदित्य को छोड़कर अनुराग सिंघानिया से शादी कर ले, लेकिन आज तक कभी मृणाली उसकी बात को मानने को तैयार नहीं हुई। चंद्रगुप्ता जी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें सड़क किनारे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया जो हाथ देकर गाड़ी को रोक रहा था। चंद्रगुप्ता जी ने गाड़ी रोककर शीशा नीचे किया तो देखा कि वो निखिल अग्रवाल है। निखिल ने चंद्रगुप्ता जी को देखकर कहा, नमस्ते अंकल जी, इतनी रात में कहां से आ रहे हैं? चंद्रगुप्ता जी निखिल को अपनी वाइफ की कंपनी की वजह से जानते थे, क्योंकि निखिल भी सिंघानिया परिवार के बिजनेस एसोसिएट्स में से एक था और उसका आना जाना कंपनी में लगा रहता था। निखिल को सड़क पर देखते हुए उन्होंने पूछा, निखिल, तुम इतनी रात को पैदल कहां जा रहे हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर निखिल जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे चंद्र समझ नहीं पाए। निखिल ने कंफर्टेबल होते हुए कहा, अंकल, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ गए थे इतनी रात को आप? अरे, मैं दरअसल आदित्य के यहाँ गया था। वहाँ मामला थोड़ा उलझा रहता है, इसलिए आना जाना लगा रहता है। आदित्य का नाम सुनकर निखिल के चेहरे की मुस्कान और भी अजीब हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि लाइटनिंग अटैकर्स ने आदित्य की हालत इतनी खराब कर दी होगी कि इतनी रात को चंद्रगुप्ता को वहां जाना पड़ा। उसने अपनी मुस्कान को काबू में करते हुए पूछा, क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ निखिल, सब ठीक तो है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ये आदित्य दिन भर नशे में रहता है और इसे अपनी जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आज सुबह भी जब से हॉस्पिटल से निकला है तब से ना तो उससे एक कॉल लगाते बना और ना ही अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देने के बारे में उसने सोचा। रात के 11 बजे घर आया। वो तो अच्छा है कि सही सलामत आया, वरना पता नहीं कहाँ किसके साथ पड़ा रहता है और क्या करता है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। सही सलामत आया मतलब? निखिल ने चौंक कर पूछा। अरे, जो आदमी शराब के नशे में गिरता पड़ता रहता हो पर आज जब वो बिना पिए आ जाए तो सही सलामत ही कहलाएगा ना। चंद्रगुप्ता जी की बात सुनकर निखिल के कान खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी रात को भी आदित्य सही सलामत आया? निखिल ने लाइटनिंग अटैकर्स को भेजा था आदित्य को मारने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? निखिल सोच ही रहा होता है कि चंद्र ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ खो गए निखिल, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आप साइड में रोक दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, कहते हुए चंद्रगुप्ता जी निखिल को बीच रास्ते ड्रॉप करके चले जाते हैं। पर निखिल उन्हें जाता हुआ देख सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदित्य को कुछ नहीं हुआ? तो क्या उन दोनों बेवकूफों ने आदित्य को कुछ हुआ भी नहीं? मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पैसे लेकर वो इतनी आसानी से चले जाएंगे? निखिल अपने फोन से लाइटनिंग अटैकर्स को फोन लगाता है, जहां पर छोटा भाई उसका फोन उठाता है और फिर छोटा भाई देवगिरी पर्वत पर हुई सारी बात निखिल को बताता है। छोटा भाई लास्ट में कहता है, सर आपने बोला था कि वो पागल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कोई पागल नहीं है। पागल आप हैं जो उसे पागल समझ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर भाग लो, क्योंकि अगर वो आदमी आ गया ना तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। रखता हूँ, आज के बाद मुझे फोन मत लगाना। फोन कट होने के बाद निखिल खड़ा खड़ा सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। कल रात की तो बात है कि आदित्य नशे में इतना धुत हो गया था कि उसे पता ही नहीं था कि वो घर कैसे जाएगा, और आज उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। लेकिन अगर उसने लाइटनिंग अटैकर्स को हरा दिया, इसका मतलब आदित्य में सच में कोई ताकत आ गई है। और कहीं ना कहीं निखिल को डर लग रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि आदित्य उसे ढूंढता हुआ आए, इससे पहले ही वो कल सुबह शहर से थोड़े दिन के लिए बाहर चला जाएगा। मगर एक दिन तो निखिल को वापस आना ही पड़ेगा, और उस दिन फिर क्या? सुबह जब आदित्य की नींद खुली तो उसे रियलाइज हुआ कि वो पूरी रात सोफे पर ही सोया था। वो एक उबासी के साथ उठा और उसने जब आसपास देखा तो उसे मृणाली नहीं दिखी। मन ही मन उसने कहा, मृणाली शायद सो रही होगी। यही सोचकर आदित्य किचन में जाता है और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देता है।
आदित्य को शादी के बाद शुरुआत में उसके पेरेंट्स हर महीने खर्चे के पैसे भेजते थे। मृणाली मैनेजर थी और उसकी सैलरी से दोनों का खर्चा चल जाता था। लेकिन जब से आदित्य ने अपने पैसे शराब पर उड़ाना शुरू किया और फिर उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो वो सारा पैसा उसके इलाज में खर्च होने लगा। इस तरह उन दोनों की सारी सेविंग्स एक तरीके से खत्म ही हो गई थी। आदित्य किचन में ब्रेकफास्ट बनाते वक्त सोच में डूबा हुआ था। वो बाहर से दिखने में खुश नजर आ रहा था पर अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ था। वो मृणाली को गले लगाकर रोना चाहता था। वो उसे सॉरी बोलना चाहता था और ये बताना चाहता था कि वो एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। वो खुद से ही दिल में वादा करने लगा, मृणाली अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ। समाज में इज्जत और इतना पैसा कि बाकी औरतें तुमसे जेलस फील करें। फिर चाहे मुझे पूरी जिंदगी ही क्यों न लग जाए, मैं इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में लाकर रख दूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में जिस किसी ने भी तुम्हें मुझसे दूर किया था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। आदित्य ये सोच ही रहा होता है कि लजीज ब्रेकफास्ट की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जब ये खुशबू मृणाली तक पहुंचती है तो वो किचन में आकर कहती है, आदित्य तुम क्या कर रहे हो? पूरी और आलू की तरी बना रहा हूँ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट दे देता हूँ। आदित्य मृणाली को डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और फिर एक प्लेट में गर्मा गर्म पूड़ियां उसे सर्व करता है। पूरी का एक कौर जब मृणाली खाती है तो उसका बेहतरीन टेस्ट उसके मन के कई सारे बैरियर तोड़ देता है। लेकिन तभी मृणाली एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। सच में आदित्य ठीक हो गया है क्या, या अब इसे बस अभी भी कभी कभार वाले दौरे पड़ रहे हैं? आदित्य उसे ये सब सोचता हुआ देख रहा था। उसने मृणाली से पूछा, कैसा बना है? मृणाली ने उसे देखा। मृणाली के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, टेस्टी है। इतना कहकर मृणाली ने थोड़ा बॉसी स्टाइल में टॉपिक बदलते हुए कहा, जल्दी से अपनी शेविंग और हुलिया ठीक कर लेना, हम 10 बजे के बाद ऑफिस के लिए निकलेंगे, मैं लेट नहीं होना चाहती। आदित्य ने हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहा, पहली बार नहीं मिल रहा हूं तुमसे, मुझे पता है तुम्हें हर जगह सही टाइम पर जाना होता है। जैसे कल हॉस्पिटल में भी तुम सही टाइम पर आई, बिल्कुल जैसे ही मेरी आंखें खुली सबसे पहली आवाज और शक्ल तुम्हारी ही थी। आदित्य उसे खुश करना चाहता था, वो उसके क्लोज आना चाहता था, लेकिन मृणाली ने ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बल्कि उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ खास किया है। जब जब तुम हॉस्पिटल में रहे हो मैं हर बार टाइम पर हॉस्पिटल आती थी, बस कल ये एक्सीडेंटली हुआ कि मेरे आते ही तुम्हारी आंख खुल गई। ठीक है, अब मैं नहाकर तैयार होने जा रही हूँ। मृणाली के जाते ही आदित्य अपनी प्लेट उठाकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है। आदित्य ब्रेकफास्ट फिनिश करके बाथरूम में जाता है, शेविंग करता है और फिर नहा धोकर अपने बाल सेट करके सूट पहनकर बाहर आता है। मृणाली आदित्य को इतना डिसेंट देखकर बहुत हैरान तो होती है, लेकिन फिर कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों मृणाली की रेड पोलो कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मृणाली की सौतेली मां शारदा गुप्ता की मेडिकल कंपनी लाइफ फार्मास्यूटिकल्स शहर की फाइनेंशियल स्ट्रीट पर बनी हुई थी। इस स्ट्रीट पर बड़ी सारी कंपनियां थी। कहा जाता था कि इस स्ट्रीट पर कोई गरीब नहीं है, यहाँ तक कि कॉफी शॉप वाला भी नहीं। शारदा की कंपनी देश की टॉप 10 कंपनीज में आती थी, जिसका सालाना टर्नओवर 6500 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन फिर भी शारदा पैसे को लेकर बहुत कंजूसी करती थी। ये कंपनी असल में शारदा के पिता हरि नारायण गुप्ता की थी, लेकिन गुप्ता जी का कोई बेटा नहीं था और 3 बेटियों के बाद गुप्ता जी ने इसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी बेटियों को ही सारी बिजनेस टेक्निक्स और रेगुलेशंस समझा दिए थे। उनकी 2 बेटियां तो अपने पति के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई। सिर्फ शारदा बची थी, जिसने एक सच्चे वारिस की तरह इस कंपनी को टेक ओवर किया और अब धीरे धीरे वो इस कंपनी की रीच को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बढ़ाना चाहती थी। चंद्र गुप्ता जी अपनी पत्नी की कंपनी होने की वजह से वहाँ कई सारे सरकारी और बड़े अफसरों के बच्चों को बड़ी सैलरी और पोजीशन पर रखकर उनके पेरेंट्स का फायदा उठाते और अपना काम निकलवाते थे। यही कारण था कि जब आदित्य और मृणाली की कार मेन गेट से घुसकर पार्किंग एरिया में गई तो वहाँ मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी और हर महंगे ब्रांड की कई सारी महंगी कारें पार्क थीं। आदित्य गाड़ी से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। उसे याद आया कि पिछली लाइफ में भी मृणाली ने ही उसे पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में काम दिलवाया था। मृणाली और आदित्य मेन कॉरिडोर से अंदर घुसते हैं। आदित्य की नजर वहां खड़े मेल एम्प्लॉयज पर पड़ती है, जो सब दिखने में किसी मॉडल की तरह नजर आ रहे थे। सभी मेल एम्प्लॉयज ने सूट पहना हुआ था और उनके साथ खड़ी फीमेल एम्प्लॉयज ने स्कर्ट। मॉर्निंग में ऑफिस का माहौल एनर्जी से भरपूर दिख रहा था। सबके सब ऑफिस के फ्रंट डेस्क पर खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य एक मोमेंट के लिए कहीं खो गया। उसे कंपनी के एनवायरनमेंट में लॉस सा फील होने लगा। उसे याद आया कि पिछली लाइफ में गुप्ता परिवार को खत्म करने के पहले सिंघानिया ने कई बार लाइफ फार्मास्यूटिकल्स पर अटैक किया था और रातों रात कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश भी की थी, जिसका रिजल्ट यह हुआ था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज सड़क पर आ गए थे। मृणाली ने मुड़कर आदित्य को देखा। आदित्य अभी भी खोया हुआ एम्प्लॉयज की भीड़ की तरफ देख रहा था। वहां खड़ी मृणाली ने एक लंबी सांस ली और आदित्य के पास आकर कहा, आदित्य मैंने देविका से बात कर ली है, तुम यहाँ से डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट चले जाओ, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करवा दूंगी। आदित्य ने बड़े प्यार से मृणाली को देखते हुए जवाब दिया, ओके मृणाली, थैंक यू। मृणाली की बॉडी लैंग्वेज अभी कुछ और ही कह रही होती है। वो उससे बोलती है, आदित्य तुम्हें याद रखना होगा कि हमारी शादी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं चाहती हूँ कि ये बात ऐसी ही रहे। घर में जैसे भी हम रहते हैं हमें कभी भी इस बात को बाहर नहीं आने देना है।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि माँ को तुम्हारे बिहेवियर के बारे में पता चले, फिर तुम्हें और मुझे दोनों को ही यहाँ पर काम करने में प्रॉब्लम आएगी। प्लीज अपना बिहेवियर ठीक रखना और अपने कलीग्स के साथ कुछ ऊट पटांग हरकत मत करना प्लीज। ये बात मृणाली की जुबान ने अपने आप बोलती थी और आदित्य ने सहमति जताते हुए कहा, मृणाली डोंट वरी, मैं तुम पर और तुम्हारे नाम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। आदित्य को बोलते वक्त दिल में एक भारीपन फील हुआ, क्योंकि वो कह रहा है कि वो आंच नहीं आने देगा, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में रोज वो खुद ही मृणाली पर आने वाली सबसे बड़ी आंच था। वो खुद ही तो उसे मारता पीटता था। पिछली जिंदगी में जब आदित्य यहाँ जॉब करता था तो कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि सब उसके गुस्से के बारे में जानते थे। कुछ लोग उसके पैसों और पावर को देखकर उससे डरते और रिस्पेक्ट करते थे। यही रीजन था कि चंद्रगुप्ता ने मृणाली और आदित्य की शादी को सीक्रेट रखने के लिए एक छोटे से क्लब हाउस में उनकी शादी करवा दी थी। इस शादी में सिर्फ दोनों की फैमिली के करीबी रिश्तेदार शामिल थे। बाद में जब लोगों को आदित्य की हरकतों का पता लगा तो चंद्रगुप्ता ने अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए शादी को सीक्रेट ही रखा। उन्होंने आदित्य को नीचा दिखाना शुरू किया, इसलिए अब वो आदित्य को अपनी बेटी के ऊपर एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। ये सिर्फ चंद्रगुप्ता ही नहीं बल्कि आदित्य के आसपास के सब लोग जानते थे। उसके लिए सोच ने आदित्य को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। इस वक्त आदित्य के चेहरे पर दुख जरूर था, मगर निराशा नहीं। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू कर दिया। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का काम देखा जाए तो बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में आसान था। उनके हिस्से के काम में शामिल था कस्टमर्स की देखरेख करना, उन्हें चाय नाश्ता और जरूरी सारी इन्फॉर्मेशन देना, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करके पेमेंट कलेक्ट करना। इसके अलावा बड़े लीडर और बिजनेसमैन लोगों के लिए बुफे लगाना, सिंगिंग, डांसिंग या कॉमेडी करके एंटरटेन करना। आदित्य ने जब डिपार्टमेंट बिल्डिंग में एंटर किया तो उसकी नजर वहां बैठे दोनों रिसेप्शनिस्ट पर टिक गई। वहां बैठा लड़का काफी लंबा और दिखने में हैंडसम, जबकि लड़की भी काफी यंग और खूबसूरत थी। दोनों इतने परफेक्ट थे कि उनको किसी फैशन शो के लिए मॉडल भी रखा जा सकता था। लड़की ने आदित्य को पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। आदित्य धीरे से उस चेयर पर बैठ गया। उसने कुछ देर आसपास रखी मैगजीन के पन्ने पलटे और उनमें से एक पर उसकी नजर टिक गई। उस मैगजीन पर उसके सबसे बड़े दुश्मन अनुराग सिंघानिया की फोटो कवर पर थी। वही नीली आंखें, घने काले बाल और चेहरे पर भारी दाढ़ी। कवर का टाइटल था द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इन द सिटी। कवर देखकर आदित्य दोबारा आसपास देखने लगा। ये सुबह का मीटिंग टाइम चल रहा था, इसलिए सब लोग अपने काम में बिजी थे। किसी ने भी आदित्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी आदित्य को याद आया, जब पिछली लाइफ में मैं यहाँ आता था तो इनमें से कोई भी मुझे हैंडसम नहीं लगता था। शायद आज भी ये सब हैंडसम नहीं है, बस इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं। ये बस बाहर से अच्छे और पोलाइट बन रहे हैं। इन सबका काम ही है लोगों को प्लीज करना। आदित्य के चेहरे पर खुद की बातों से ही एक हंसी आ गई। इतनी देर से ये सब क्या सोच रहा हूं मैं। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, वेलकम माय फ्रेंड। किसी ने आखिरकार आदित्य को नोटिस किया था। आदित्य ने एक नजर घुमाई तो एक गोरा सा हट्टा कट्टा लड़का उबासी ले रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल थे। वो शायद कई दिनों से नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसके चेहरे से दिख रहा था कि उसकी कल रात वाली अभी तक उतरी नहीं है। उस आदमी ने उबासी लेकर कहा, आई थॉट यू वुड बी अ ग्रेट ब्यूटी, बट तुम तो अगले निकले। तुमने अपनी शक्ल देखी आईने में? सड़क छाप लग रहे हो। इतने घटिया कपड़ों के साथ तुम्हें बिल्डिंग में एंटर किसने करने दिया? इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलाऊं तुम खुद निकल जाओ और नहा धोकर आओ आदित्य शंकर। आदित्य ने हंसते हुए उससे कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले अमित। स्कूल के टाइम से ही अमित आदित्य का सबसे जिगरी दोस्त था। यूं कह लो कि एक तरीके से भाई ही था। स्कूल के बाद उनकी दोस्ती थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन पिछली लाइफ में इनकी दोस्ती की नई शुरुआत आदित्य के ऑफिस ज्वाइन करने पर हुई थी। जब जब आदित्य बीमार रहता था तब तब मृणाली अमित को ही बुलाती थी। कई बार तो ऐसा हुआ था कि अमित ने ही आदित्य को हॉस्पिटल में एडमिट किया था और मृणाली को अपने घर पर भी रखा था। बाद में शंकर परिवार पर हमला हुआ तब आदित्य ने अमित को ही फोन लगाया था और अपने घर वालों की मौत के बारे में कंफर्म किया था। आदित्य को याद आया कि मनाली में जब वो टैक्सी में था तब भी अमित का फोन आया था। शराब के नशे में धुत अमित रो रोकर आदित्य से माफी मांग रहा था। माफ करना भाई, मैं तेरे परिवार में से किसी को भी नहीं बचा पाया। आदित्य ने तब उससे कहा था कि जब तक वो वापस शहर में नहीं आ जाता तब तक वो उसके घर पर ही जाकर रहे। उसी को अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। ये सब सुनकर अमित ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस आदित्य से जल्दी वापस आने की रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर आदित्य कभी वापस आया ही नहीं। तभी आदित्य ने अमित की गर्दन को जोर से पकड़ लिया और अमित का गला हल्का सा चोक होने लगा। अमित को देख के अपने पास्ट की बातें आधे ही सेकंड में किसी रील की तरह आदित्य के सामने से घूम गई। आदित्य ने हमेशा की तरह शरारत करते हुए अमित का गला जोर से पकड़ लिया। अमित ने गला चोक होते हुए बोला, अबे अबे छोड़ छोड़। आदित्य ने उसका गला छोड़ के उसे कस के गले लगा लिया। गले लग के उसने अपने मन ही मन कहा, मेरे यार
मैं वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने पिछली लाइफ में हमें कुत्तों की तरह मारा और हमें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया है इस लाइफ में, मैं तेरा एहसान चुका कर रहूंगा। इस बार मैं अपना बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। साम दाम दंड भेद सब लगाकर भी वो लोग मुझसे नहीं बच पाएंगे। मन ही मन इतना कहकर आदित्य ने अमित को छोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर अमित ने कहा, आदित्य तू तो इमोशनल हो गया यार। ये ठीक है, हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू तो रोने ही लग जाए। चिल कर बडी, आज तेरा पहला दिन है, अच्छे से रहे तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब उम्मीद और चेहरे पर भरोसे की किरण दिख रही थी। तभी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में एक लड़की की आवाज गूंज गई। हेलो पीपल ऑफ पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, स्टॉप ईटिंग जंक फूड। ये सब खा खाकर मर जाओगे तो काम कौन करेगा? आदित्य को एहसास हो गया था कि इस आवाज में अथॉरिटी है। आदित्य जब पलटा तो उसने देविका को आते हुए देखा। हाइट में काफी लंबी, शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई, डस्की कलर की बड़ी बड़ी आंखें। यह है देविका गुप्ता, चंद्र गुप्ता जी की दूसरी बेटी, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की हेड और मृणाली की सौतेली बहन। उसने हॉल के बीच में आकर ताली बजाई और सब उसे देखने लग गए। देविका ने आदित्य की तरफ देखा और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए इशारा किया। देविका को भी अपने पापा जैसे ही आदित्य की आदतों और हरकतों के बारे में पता था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा पब्लिक में अपने और आदित्य के रिश्ते को बताने से कतराती थी। आदित्य ने डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों की तरफ देखा, सभी नजरें उसी की तरफ थीं। उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर उसने कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य शंकर और आप मुझे आदित्य बुला सकते हैं। मैं आज से पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ और आप सबके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट नो मच अबाउट इट बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। इतना कहकर आदित्य चुप हो गया। उसे देखकर और उसके इंट्रोडक्शन को सुनकर किसी को भी कोई मजा नहीं आया। जो तालियां बजी वो इतनी कम थीं कि उनकी आवाज शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई। सब दोबारा अपने काम में लग गए। देविका आदित्य को एक स्माइल पास करते हुए अपने कैबिन की तरफ चली गई। तभी अमित ने आदित्य से कहा, भाई टिल डेट जितने भी इंट्रोडक्शन मैंने सुने उसमें ये सबसे घटिया था। तू बुरा मत मानना, लेकिन तुझे पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में बोलना सीखना पड़ेगा। तुझे अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, नहीं तो लोग तेरी कदर नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसलिए तू देख ले कि मुझे गुस्सा दिलाना है या फिर सही से बोलना सीखना है। अमित मुंह बनाते हुए आदित्य को मिमिक करने लगा। माय नेम इज अमित, आई एम अ मिडिल एज्ड मैन बट वुमेन फाइंड मी चार्मिंग। यहाँ सब जानते हैं कि मिडिल एज्ड औरतों को मैं कितना इजीली अपना क्लाइंट बना लेता हूँ, समझ रहे हो ना? ये कहकर अमित ने एक अजीब सी स्माइल पास की। उसे देखकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, मुझे जितनी इन्फो है उसके अकॉर्डिंग तुझे 1 साल में कोई भी क्लाइंट नहीं मिला है। अगर ये चार्मिंग है तो तू किसी ड्रीम में है मेरे दोस्त, रियलिटी में तो तू एकदम फुद्दू है। हाँ। आदित्य की बात सुनकर दोनों हंसते हैं। उनकी हंसी सुनकर आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। फिर अमित आदित्य को अपनी डेस्क के पास ले जाता है और वहां पर उसे बैठाते हुए कहता है, देख आदित्य, मैं तुझे पहले ही बता दूं कि अगर तू पहले ही दिन से काम करने के बारे में सोच रहा है तो फिर इस थॉट को अपने मन से जितनी जल्दी हो सके निकाल दे। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ पर तू आसपास दिखेगा तो तुझे जन्नत की अप्सराएं ही दिखेंगी। पूरी कंपनी में ये इकलौता डिपार्टमेंट है जहाँ एकदम पटाखा लड़कियां हैं। तुझे इस कंपनी की ब्यूटी क्वीन दिखाता हूँ। इतना कहकर अमित आदित्य को आगे ले जाता है। कंपनी के कॉरिडोर में घूमते घूमते दोनों ऐसे चलते हैं जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो, लेकिन असलियत में वो डिपार्टमेंट की खूबसूरती को देखने निकले होते हैं। अमित आदित्य से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमारा डिपार्टमेंट खूबसूरती से भरा पड़ा दोस्त, लेकिन इस बगीचे का सबसे खूबसूरत और नाजुक फूल है ट्विंकल डिसूजा। आदित्य डिपार्टमेंट के कॉर्नर पर लगी डेस्क पर देखता है। एकदम पतली कमर, आंखों में हल्का सा नीला रंग और लाइट पिंक लिप्स वाली ट्विंकल अपने काम में खोई हुई है। उसे देख अमित आगे कहता है, किसी भी पोज में इसकी पिक्चर खराब नहीं आती। कहते हैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले ट्विंकल फैशन शोज के लिए मॉडल रह चुकी है। कई बड़ी बड़ी कंपनी के कॉस्मेटिक एड भी किए हैं इसने। एक मेकअप ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है, लेकिन पिछले साल एक फैमिली प्रॉब्लम के चलते इसे मुंबई से वापस आना पड़ा, तभी इसने कंपनी ज्वाइन की। अब भला हो उन प्रॉब्लम्स का जिनकी वजह से हमें जन्नत की अप्सरा रोज देखने को मिलती है। आदित्य अमित के साथ अग्री करता है। ओह, शी इज रियली वेरी प्रिटी। अमित को लगता है कि आदित्य शायद इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए उसने आगे चलते हुए कहा, प्रिटी तो वो है, पर जैसा तू है ना आदित्य शंकर, एक बात तो डेफिनेट है कि वो तुझे भाव नहीं देगी। उसका स्टेटस इतना हाई है कि वो मुझ जैसे हैंडसम लड़के को भाव नहीं देती। और अब आज के तेरे इंट्रोडक्शन के बाद तो तू एक नासमझ से ज्यादा वैसे भी कुछ नहीं लग रहा। ये बात सुनकर आदित्य अमित के कान खींचते हुए सरकास्टिकली उससे कहता है, बेटा तू बहुत सालों बाद मुझसे मिला है, एक इंट्रोडक्शन से मेरा कैरेक्टर जज मत कर। अब मैं बदल गया हूँ और आगे चलकर तुझे बहुत कुछ नया रंग पता चल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख। अमित आदित्य के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ भाई गलती हो गई, कान तो छोड़ दे मेरा प्लीज। आदित्य अमित का कान छोड़ देता है। अमित अपने लाल कान को मसलते हुए कहता है, साले थोड़ी बुराई क्या करती, तू तो मेरी कान के जान के पीछे ही पड़ गया। तुझे कुछ दिखाता हूँ, चल मेरे साथ। अमित आदित्य का हाथ खींचते हुए फिर से आदित्य को अपनी डेस्क के पास ले जाता है।
थोड़ा इधर उधर नजरें मारते हुए वो सबको देख